नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 में क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता में आते हैं। किसी भी वाद को न्यायालय में संस्थित करने के लिए कौन सा न्यायालय उस वाद को ग्रहण कर सकता है, कौन सा न्यायालय उस वाद को ग्रहण नहीं कर सकता, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है, लेकिन केवल वहाँ पर आर्थिक क्षेत्राधिकार को ही वर्णित किया गया है। यहाँ हम सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी क्षेत्राधिकार आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्राधिकार क्या होता है? सबसे पहले ये बात आती है कि क्षेत्राधिकार होता क्या है। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो न्यायालय होता है उसकी कौन सी सीमाएं हैं, कहाँ तक के वो मामलों को वो सुन सकता है। तो सिविल न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी निम्न सीमाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी सीमाओं के आधार पर क्षेत्राधिकार को बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है वो है विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार। विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जो विषय वस्तु होगी उसके बारे में अपन कहाँ पर वाद संस्थित करेंगे। तो किसी न्यायालय द्वारा किसी वाद को विषय वस्तु के आधार पर निपटाने की शक्ति को न्यायालय की विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यानी यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी वाद की विषय वस्तु के आधार पर, यानी कि जो विषय वस्तु उसके आधार पर यदि किसी वाद को निपटाया जाता है तो वो जो शक्ति होगी वो न्यायालय की विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार कही जाएगी। जैसे जिला न्यायालय जो होगा उस न्यायालय में जैसे वैवाहिक उपचार से संबंधित मामले आते हैं उनको निपटाया जाएगा, विभाजन से संबंधित मामले हैं उनको निपटाया जाएगा, वसीयत से संबंधित मामले हैं उनको निपटाया जाएगा, दिवालिया से संबंधित जो भी वाद हैं, जो दिवालिया से संबंधित वाद हैं उन वादों को जिला न्यायालय में निपटाया जाएगा। यानी कि जिला न्यायालय का जो विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार है वो इन तरह का क्षेत्राधिकार, जैसे वैवाहिक उपचार से संबंधित जो मामले आएंगे उन मामलों को सिविल न्यायालय है वो नहीं निपटा सकता। यानी सिविल न्यायालय को ये शक्ति नहीं है कि वह वैवाहिक उपचार या विभाजन या वसीयत या दिवालिया से संबंधित वादों का निपटारा कर सके। अब बता, जैसे पारिवारिक न्यायालय हैं, पारिवारिक न्यायालय जो होते हैं वो भी जिला लेवल के न्यायालय होते हैं। उन न्यायालयों में विवाह से संबंधित जो मामले होते हैं उन्हीं को निपटाया जा सकता है। यानी पारिवारिक जो न्यायालय हैं उनमें या पारिवारिक जो न्यायालय हैं उनमें विवाह के अलावा जो मामले होते हैं उन मामलों को नहीं निपटाया जा सकता है, न ही उन मामलों को संस्थित किया जाता है। केवल विवाह के जो मामले होते हैं उन्हीं को संस्थित किया जा सकता है। अगले जो न्यायालय हैं वो है श्रम न्यायालय। श्रम न्यायालय के अंतर्गत केवल श्रमिकों से संबंधित जो मामले होते हैं, संबंधित यानी श्रमिकों से के विवाद जो होते हैं उन विवादों को निपटाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के विवाद हो, चाहे वो उनके वेतन से संबंधित हो या उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो या चिकित्सा से संबंधित है। कोई भी जो मामले होंगे उन मामलों को ही श्रम न्यायालय में निपटाया जाएगा। यानी श्रम न्यायालय में केवल श्रमिकों के जो मामले होते हैं उन्हीं को निपटाया जाता है। अगले हैं उपभोक्ता मामले या उपभोक्ता जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों में केवल उपभोक्ताओं से संबंधित मामले ही निपटाए जाएंगे। यानी उपभोक्ता ने कौन सी सेवा ग्रहण की है, कौन सी सेवाओं के अंतर्गत उन्होंने क्या कोई सामान लिया है, उसकी सेवाएं कैसे ली है या कोई वस्तु ली है, उनसे संबंधित मामले हैं वो उपभोक्ता न्यायालय में निपटाए जाएंगे। लघुवाद न्यायालय हैं, उनमें वचन पत्रों बंधकनामों के आधार पर दिए गए ऋण के जो मामले होते हैं उनको लघुवाद न्यायालयों में निपटाया जाएगा। इनमें भी आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी कुछ मामले आते हैं जिनको अपन लघुवाद मामलों में केवल उतने तक ही मामलों को निपटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विषय वस्तु से संबंधित जो मामले होते हैं उन्हें उन्हीं न्यायालयों में निपटाया जाता है। यदि कोई भी मामला, कोई अन्य प्रकार का सिविल मामला होगा तो उन्हें दूसरे न्यायालय में निपटाया जाएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर किसी वस्तु विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई मामला होगा तो उसे उसी प्रकृति के न्यायालय में ही निपटाया जाएगा। अब आता है स्थानीय और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। स्थानीय और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जो सीमाएं होती हैं उन सीमाओं के आधार पर न्यायालयों को
क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। ये जो क्षेत्राधिकार होगा वो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाएगा तथा इस क्षेत्राधिकार की सीमा के बाहर न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। इनसे बाहर जाके न्यायालय कोई भी मामला है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी जिला न्यायालय का, जैसे मान लो कि जिला न्यायालय जो होता है उस न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होगा वो संपूर्ण जिले की जो सीमा है वो उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मानी जाएगी। यानी जो भी जिला न्यायालय होगा उसकी जो जिले की जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं ही उस जिले, यानी कोई भी अगर कोई मामला किसी भी प्रकार का कोई मामला उस जिले में होता है तो फिर वो जिला न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। जैसे किसी आगे इसमें बताया गया है कि किसी डिक्री का निष्पादन मात्र स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही किया जाता है। यानी यदि कोई डिक्री प्रदान की जाती है या डिक्री जारी की जाती है तो उस डिक्री का निष्पादन भी उसी स्थानीय क्षेत्राधिकार में किया जाएगा जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डिक्री का निष्पादन किया गया है। अगला जो क्षेत्राधिकार है वो आता है आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो जो क्षेत्राधिकार बंटा होता है वो धन के मामलों में, जैसे मान लो कि कितने धन तक का जो मामला है, जैसे न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर विशिष्ट रकम तक के मूल्य के वादों को सुन सकता है। यानी उसमें निर्धारित किया जाता है कि इतने पैसों तक के मामले को यह न्यायालय सुन सकता है और इतने पैसे के मामलों को यह न्यायालय सुन सकता है। ये जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में बताया गया है कि इन मामलों को इतने तक की मूल्य के मामलों को ये न्यायालय सुनेगा और इतने तक के मूल्य के मामलों को ये न्यायालय सुनेगा। तो इसमें जो सबसे निम्न स्तर का जो न्यायालय होगा वो आता है लघुवाद न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार है 10,000 रुपये। यानी 10,000 रुपये तक के मामलों को केवल लघुवाद न्यायालय ही सुन सकता है। दूसरा जो इससे ऊपर का या अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग न्यायालय हैं उनकी तुलना में, जैसे सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड होता है, तो जहाँ पर लघुवाद न्यायालय होंगे वहाँ पर तो लघुवाद न्यायालय 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के मामलों को सुन सकता है। लेकिन जहाँ पर लघुवाद न्यायालय नहीं होते हैं वहाँ पर सिविल न्यायाधीश, जो सिविल न्यायाधीश है वह मामलों को सुन सकता है। वहाँ पर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है वो 1 रुपये से 25,000 रुपये तक के मामलों को सुन सकता है। जहाँ पर लघुवाद न्यायालय होगा वो 10,000 रुपये तक के मामलों को, और यदि वहीं पर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है तो वह 10,000 से ऊपर और 25,000 तक के मामलों को सुन सकेगा। लेकिन जहाँ पर केवल सिविल न्यायालय या सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है वहाँ पर वह 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के मामलों को सुन सकता है। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड है वो 25,001 से लेकर 50,000 रुपये तक के मामलों को सुन सकता है, और जिला न्यायालय है वह 50,000 रुपये से आगे जो असीमित जो भी है क्षेत्राधिकार, यानी कि 50,000 से ऊपर के सभी मामलों को कौन सा न्यायालय सुनेगा? जिला न्यायालय उन मामलों को सुनेगा। अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है। हालांकि अपनी सिविल प्रक्रिया संहिता का जो अधिनियम है उसमें ये चीज़ नहीं आई है कि सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है वह 2 लाख रुपये तक के मामलों को तथा सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड है वह 5 लाख रुपये तक के मामलों को सुन सकता है, और जिला न्यायालय है वह 5 लाख रुपये से ऊपर के मामलों को सुन सकता है। ये उनकी आर्थिक क्षेत्राधिकार बताया गया है। संहिता की धारा 6 के अनुसार अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से अधिक राशि के मामलों को सुनने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि कोई भी जो न्यायालय है जिसमें जितना क्षेत्राधिकार दिया गया, आर्थिक क्षेत्राधिकार जितना दिया गया उतने तक के ही मामलों को वो सुन सकता है, उससे अधिक के मामलों को वह नहीं सुन सकता है। विषय वस्तु से संबंधित भी कुछ मामले न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे विभाजन का वाद, उद्घोषणात्मक वाद आदि। यानी कुछ मामले जो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, जैसे मान लो कि विभाजन से संबंधित मामला है वो जिला न्यायालय में ही संस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में आर्थिक क्षेत्राधिकार है वह कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी ये नहीं है कि जैसे मान लो कि 50,000 रुपये तक का मामला है तो वह सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ वरिष्ठ खंड ही सुनेगा, उसको वह जिला न्यायालय सुनेगा। यानी कि जो भी विभाजन से संबंधित मामले हैं, उद्घोषणा से संबंधित मामले या अन्य कोई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आर्थिक क्षेत्राधिकार भी आता है तो उन मामलों को जो आर्थिक क्षेत्राधिकार वो प्रभावित नहीं करता है।
अगला जो अंतिम जो क्षेत्राधिकार है वह मूल व अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी कि वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी वाद, आवेदन या अन्य विधि कार्रवाई को प्रथम बार ग्रहण करता है एवं निपटाता है, मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। यानी ऐसा न्यायालय जहाँ पर सर्वप्रथम किसी मामले की सुनवाई होती है या सर्वप्रथम मामले को ग्रहण किया जाता है, जैसे लघुवाद न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड। कुछ मामले होते हैं जिनमें सिविल न्यायाधीश में ही वाद संस्थित किया जा सकता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड में या कनिष्ठ खंड में वाद संस्थित किया जाता है। तो वो जो मामले न्यायालय होंगे वो मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय कहलाएंगे। वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को ग्रहण करता है, यानी जहाँ पर अपील का प्रोविजन होता है, यानी कि जो न्यायालय अपील को ग्रहण करता है एवं उनको निपटाता है। यानी जैसे मान लो कि नीचे का जो न्यायालय है, सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है या सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड है, जिसकी अपील जिला न्यायालय में होती है, तो वहाँ पर ऐसा जो जिला न्यायालय होगा वो अपीलीय न्यायालय कहलाएगा। जैसे जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय। तो इन मामले में ये मामले अपील को ग्रहण करते हैं, यानी जो न्यायालय अपील को ग्रहण करता है वह अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा की है कि कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। जैसे मान लो कि पहला आपका विषय वस्तु से संबंधित क्षेत्राधिकार है, दूसरा आपका स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, तीसरा आर्थिक क्षेत्राधिकार और चौथा है मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं। उनमें कौन कौन सी न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता मिलती है, इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्राधिकार का जो अपना ये जो चैप्टर है, ये वैसे तो धारा 6 से ही संबंधित है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के क्षेत्राधिकारों के बारे में आज अपन ने चर्चा की है। धन्यवाद।